एक रात, एक हमला और पूरा गल्फ हिल गया। दोहा में क्या सिर्फ हमास के नेता निशाने पर थे या आम लोग भी फंसे? अमेरिका अपनी सुरक्षा गारंटी क्यों नहीं निभा पाया? भारत इस नए खतरनाक समीकरण में क्या कदम उठाएगा? क्या वो सिर्फ देखता रहेगा या अपनी रणनीति से स्थिति को बदल पाएगा? क्या इस हमले ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया या अभी भी मौका है चीजें संभालने का? 9 सितंबर को इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की। यह हमला लेक्टाफिया इलाके के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पर हुआ, जहां हमास के बड़े लीडर्स मीटिंग कर रहे थे। इजरायल का निशाना हमास के सीनियर मेंबर्स थे, जैसे खलील अल हया, जहीर जबरैन, मोहम्मद इस्माइल दरवेश और खालिद मशाल। ये लोग अमेरिका की तरफ से आए एक सीजफायर प्रपोजल पर बात कर रहे थे, जो 48 हॉस्टेजेस के बदले 60 दिन का ट्रूस, जिसे लड़ाई रोकने का एग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन हमले में हमास के अलावा कतर की सिक्योरिटी फोर्सेस और कई सिविलियन भी मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 6 लोग मारे गए, जिनमें अल हया का बेटा हुमाम, उनका ऑफिस डायरेक्टर जिहाद लबाद, 3 बॉडीगार्ड्स और एक कतर इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स का आर्मी ऑफिशियल भी शामिल था। कई लोग घायल हुए, जिनमें कई महिलाएं, बच्चे और अल हया की पत्नियां भी थी। यह इजराइल का कतर पर पहला डायरेक्ट अटैक और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी के किसी मेंबर पर पहली स्ट्राइक थी। इजराइल ने इसे रिमोट जंक्शन शूटिंग का जवाब बताया, वो घटना जो एक दिन पहले हुई, जिसमें इजरायली सिविलियंस मारे गए थे। लेकिन कतर ने कहा कि उसके देश की बॉर्डर और आजादी में दखल है, जिसके बाद उसने सीधा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपील कर दी। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका को पहले से सब पता था। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अटैक की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को मिली थी, लेकिन इसके बावजूद वो इसे रोकने में नाकाम रहे। कतर में अल उदैद एयर बेस है, जहां अमेरिका का एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है, लेकिन फिर भी अमेरिकी रक्षा सिस्टम काम नहीं कर पाए, क्योंकि मिसाइलें ऊपर से अंतरिक्ष की दिशा से आई और वह थार सिस्टम यानी एक अमेरिकी मिसाइल रक्षा सिस्टम, जो छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को वायुमंडल के अंदर या बाहर रोककर नष्ट कर देता है, वो मौजूद ही नहीं था। इस घटना के बाद गल्फ कंट्रीज में डर फैल गया। उनके मन में सवाल उठने लगा कि अगर अमेरिका की सुरक्षा में भी कतर सुरक्षित नहीं है, तो बाकी देश कैसे बचेंगे? सवाल तो बहुत है, लेकिन मेन क्वेश्चन है कि ये झगड़ा हो क्यों रहा है? आखिर क्यों इजराइल हमास के पीछे हाथ धो के पड़ा है? आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई तो सदियों पुरानी है, लेकिन बीते कुछ 60 से 70 सालों की बात करें तो ये साल 1948 से शुरू हुआ, जब इजराइल एक इंडिपेंडेंट देश बना। वर्ल्ड वॉर 2 में हॉलोकॉस्ट के दौरान लाखों यहूदियों की मौत हुई, जिसके बाद ब्रिटिश मैंडेट के तहत फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा यहूदियों के लिए, जिसे इजराइल कहा गया, और दूसरा अरबों के लिए, जो फिलिस्तीन बना। लेकिन अरब देशों ने इस बंटवारे को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद जैसे ही साल 1948 में इजराइल बना, जॉर्डन, इजिप्ट, इराक और सीरिया ने उस पर हमला कर दिया। इजराइल ने यह युद्ध जीत तो लिया, लेकिन इसकी वजह से लाखों फिलिस्तीनी रिफ्यूजी बन गए। साल 1967 में 6 दिन की जंग हुई, जिसमें इजराइल ने गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और सिनाई पर कब्जा कर लिया। गाजा, जो सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, वहां करीब 20 लाख लोग रहते हैं। वहां जब इजराइल और इजिप्ट ने नाकाबंदी की, तो उसकी वजह से गाजा में गरीबी और मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि नाकाबंदी की वजह से किसी भी तरह का अनाज या खाना गाजा में नहीं आ पा रहा था। फिर 1987 में पहला इंतिफादा शुरू हुआ, यानी फिलिस्तीनियों का विद्रोह। इस माहौल में 1987 में गाजा में हमास का जन्म हुआ। यह संगठन फिलिस्तीन की आजादी चाहता है, लेकिन इजराइल के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता। उनके चार्टर यानी संविधान जैसे दस्तावेज में साफ लिखा है कि इजराइल को खत्म करना जरूरी है। साल 2006 में हमास ने इलेक्शन जीता और फतेह को हरा दिया। तब से गाजा पर हमास का कंट्रोल है, जबकि वेस्ट बैंक पर फतेह का, जो कि पीएलओ का हिस्सा है। इजराइल का कहना है कि हमास एक टेररिस्ट संगठन है, इसलिए ब्लॉकेट जरूरी है ताकि उनके पास हथियार न पहुंचे। वहीं हमास का कहना है कि हथियार तो फिलिस्तीन की रक्षा के लिए है। और इसी तरह बहस और युद्ध के बीच ये जंग दशकों से चलती आ रही है, जिसका रिजल्ट होता है रॉकेट अटैक्स, एयर स्ट्राइक्स और मौतें। बीच बीच में थोड़ी राहत भी आई, लेकिन 2023 में ये पुरानी दुश्मनी फिर से भड़क गई। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अल अक्सा फ्लड नाम से बड़ा हमला किया, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए और 240 लोग बंधक बनाए गए। अब इसके जवाब में इजराइल ने पूरी गाजा में जंग छेड़ दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि लगातार बॉम्बिंग और ग्राउंड इन्वेजन से गाजा तबाह हो गया। लाखों फिलिस्तीनी मारे गए और अस्पताल, स्कूल, घर तक मिट्टी में मिला दिए गए। इजराइल ने साफ कर दिया कि वो हमास के हर लीडर को खत्म करेगा, चाहे वो कहीं भी हो।
ये पॉलिसी टारगेटेड किलिंग की थी जो सन 2000 से चली आ रही है। इस पूरे दौर में कतर की भूमिका भी अहम रही। साल 2012 में कतर ने अमेरिका और इजराइल की रिक्वेस्ट पर हमास लीडर को शेल्टर दिया था ताकि बातचीत हो सके। ये वैसा ही था जैसा उसने तालिबान के साथ किया था। कतर ने गाजा को 1.8 बिलियन डॉलर जैसी मदद भी दी और ये सब इजराइल की इजाजत से ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस के नाम पर हुआ। लेकिन साल 2025 में हालात पलट गए। इजराइल ने इजिप्ट कतर का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसकी मांग थी कि सभी हॉस्टेजेस एक साथ छोड़े जाएं। बातचीत रुक गई और इसके बाद इजराइल ने कतर पर ही अटैक कर दिया। इस तरह ये साफ हो गया कि अब ये पुराना इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहा और इस चीज ने पूरे रीजन की सिक्योरिटी को हिला के रख दिया। इस बीच इंडिया का नाम भी सामने आने लगा, पर क्यों? ये लड़ाई तो इजरायलियों और फिलिस्तीनियों की थी। इसका लिंक है साल 1947 में जब इंडिया ने यूएन में इजराइल के खिलाफ वोट किया, क्योंकि उस समय फोकस नॉन अलाइंड मूवमेंट और अरब देशों से दोस्ती पर था। नेहरू जी और गांधी जी दोनों फिलिस्तीन के पक्ष में थे, जिसकी वजह से साल 1974 में इंडिया पहला नॉन अरब देश बना जिसने पीएलओ को मान्यता दी। लेकिन 1990 के दशक में सोवियत यूनियन के गिरने और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया ने इजराइल से रिश्ते सुधारकर 1992 में पूरे डिप्लोमेटिक टाइज बना लिए और आज इंडिया इजराइल से स्पाइक मिसाइल और हेरोन ड्रोन्स लेता है, पर फिलिस्तीन को ही मदद देता है। 2023 और 2025 में यूएन में इंडिया ने 2 स्टेट सॉल्यूशन और बैलेंस स्टैंड लिया ताकि रीजनल स्टेबिलिटी और गल्फ ट्रेड दोनों कायम रहे। इसके साथ ही सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिश्ता भी काफी पुराना और मजबूत है। 1971 में जब पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश बना, तब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को हथियार, सस्ता तेल और आर्थिक मदद दी। सऊदी की फंडिंग से पाकिस्तान की सेना और मदरसे चलते रहे। बदले में पाकिस्तान ने सऊदी की पॉलिसीज को हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन समय के साथ ये रिश्ता और कमजोर होता गया। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को सऊदी का खुला समर्थन चाहिए था, लेकिन सऊदी ने चुप्पी साध दी। हालात तब और बिगड़े जब 2018 में सऊदी ने 6.2 बिलियन डॉलर की ऑयल लोन की डील को रिन्यू करने से साफ इनकार कर दिया और पाकिस्तान को चीन से कर्ज लेकर वो पैसा लौटाना पड़ा। यही घटना एक टर्निंग पॉइंट बनी। अब यहाँ मामला शांत होता दिख रहा था, लेकिन जब साल 2025 में इजराइल ने कतर पर अटैक किया तो सऊदी अरेबिया को यह लगने लगा कि अगर कतर जैसे महफूज देश जो पूरी दुनिया की पीस टॉक्स के लिए जाने जाते हैं, उन पे अगर अटैक हो सकता है तो हम कितने ही सेफ हैं। उनको अमेरिकन सिक्योरिटी की गारंटी अब कमजोर लगने लगी, क्योंकि जीसीसी का पेनिनसुलर शील्ड फोर्स सिर्फ नाम भर कर रह गया। और इसी डर के चलते सऊदी ने 17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान के साथ एक डील साइन की, जिसका नाम पड़ा स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जो कहता है कि अगर किसी एक पर अटैक होगा तो दोनों देश पर मारा जाएगा, यानी कलेक्टिव डिफेंस। कागज पर संगठन जितना मजबूत लगता है, उसमें उतनी ज्यादा समस्याएं भी है। पाकिस्तान जैसे देश जो आतंकवाद और टेरर फंडिंग के लिए बदनाम है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका चाहते हैं। इसी बीच एक और सवाल खड़ा हो गया कि क्या इस्लामिक नेटो का बनना भारत के लिए खतरा साबित होगा? इसका जवाब है, भारत के लिए ये प्रस्ताव खतरा भी है और मौका भी। खतरा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इसमें कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश करेगा। तुर्की और बांग्लादेश जैसे देश उसका साथ दे सकते हैं, जिससे भारत पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दबाव पड़ सकता है। लेकिन भारत का डिप्लोमेटिक स्टेटस बहुत मजबूत है। सऊदी अरब, यूएई और कतर के साथ भारत के गहरे व्यापारिक और रक्षा संबंध है। अरब देशों के लिए भारत सिर्फ एक राजनीतिक दोस्त नहीं, बल्कि व्यापार का बड़ा बाजार भी है। इसलिए पाकिस्तान के लिए भारत को इस्लामिक नेटो का दुश्मन दिखाना इतना आसान भी नहीं होगा। पाकिस्तान का इतिहास भी उसकी रिलायबिलिटी पर हमेशा सवाल खड़े करता है। जैसे जब साल 1970 में जॉर्डन में ब्लैक सितंबर हुआ, तब किंग हुसैन ने पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वही पीएलओ जिसके बारे में हमने बात की, उसे खत्म करने के लिए सेना भेजी, जिसमें सिर्फ 12 दिन में करीब 25,000 फिलिस्तीनी मारे गए। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की भी एक अहम भूमिका थी। उस समय ब्रिगेडियर जिया उल हक, जो आगे चलकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने, जॉर्डन में सैन्य सलाहकार थे और उन्होंने इस अभियान में एक अहम रोल निभाया। यानी जिसने कभी फिलिस्तीनियों के खिलाफ काम किया, उन्हें मारा, वही पाकिस्तान आज खुद को उनका बड़ा हिमायती बताता है। इसीलिए पाकिस्तान को पाकिस्तान कहा जाता है। लेकिन आज उसकी आर्थिक हालत इतनी खराब है कि वो IMF, चीन, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के कर्ज में डूबा हुआ है, जिसकी कुल राशि 99.03 बिलियन डॉलर्स है, जिसमें से सिर्फ चाइना से उसने 28.8 बिलियन डॉलर्स का लोन लिया है। सऊदी अरब भले ही पाकिस्तान को 4% इंटरेस्ट पर सबसे सस्ता कर्ज देता है, मगर अब ये मदद दोस्ती नहीं बल्कि लेंडर और बोरोवर का रिश्ता है। इस वक्त पाकिस्तान की हालत है कि ना तो वो पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग है और ना ही फाइनेंशियली स्टेबल है।
और इस्लामिक नेटो की ये चर्चा कोई नई नहीं है। इसे बनाने की चर्चा दिसंबर 2015 में ही खुलकर सामने आ गई थी, जब सऊदी अरब ने इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition IMCTC की स्थापना का ऐलान किया। शुरू में इसमें 34 मुस्लिम देश शामिल हुए और बाद में संख्या बढ़कर 41 हो गई। हालांकि ये गठबंधन कभी भी नेटो की तरह प्रभावी या एकजुट नहीं बन सका, और ऐसा नहीं है कि भारत को ये मालूम नहीं था। भारत इस तरह की योजनाओं से शुरू से ही वाकिफ रहा है और भारत की सोच साफ है कि अगर कोई इस्लामिक गठबंधन भारत को निशाना बनाएगा या हमला करेगा तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान सोच रहा है कि इस पैक्ट के चलते वो गल्फ कंट्रीज को इंडिया के खिलाफ भड़का देगा तो वो गलत है, क्योंकि भारत और मिडिल ईस्ट के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे। कोई भी गल्फ कंट्री पाकिस्तान के सिर्फ कहने भर से भारत के खिलाफ नहीं हो जाएगी, क्योंकि साल 1970 के दशक से ही भारत गल्फ कंट्रीज से तेल खरीदता आ रहा है और आज भी अपनी जरूरतों का ज्यादातर हिस्सा वहीं से लेता है। इसके अलावा सऊदी के कई बड़े इन्वेस्टमेंट और बिजनेस इंटरेस्ट भी सीधे भारत में जुड़े हुए हैं। और तो और गल्फ में भारत के 87 लाख वर्कर्स और करीब $100 अरब का व्यापार इसकी सबसे बड़ी वजह है। अगर किस तरह का सीधे टकराव हुआ तो उसकी राजनीतिक और आर्थिक कीमत बहुत भारी पड़ेगी। यही वजह है कि चाह कर भी सऊदी और पाकिस्तान सीधे भारत पर हमला नहीं कर सकते, और भारत अच्छे से जानता है कि सऊदी अरब को पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है 2020 और 2021 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर OIC की मीटिंग बुलाने की मांग की थी तो सऊदी ने कोई साथ नहीं दिया। और हाल ही में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर यूरेनियम की जरूरत पड़ी तो डायरेक्ट खरीद लेंगे, उन्हें उसके लिए किसी पर निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में भारत जानता है कि इस्लामिक नेटो का असर जितना बड़ा दिखता है असलियत में उतना बड़ा है नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सऊदी ने पाकिस्तान को क्यों चुना, तो इसका रीजन साफ है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का इकलौता न्यूक्लियर पावर देश है जिसके पास 170 से ज्यादा वॉरेट्स है। ये सऊदी को डेटरेंस देते हैं, यानी इजराइल या ईरान जैसे दुश्मन अटैक करने से पहले 10 बार सोचेंगे। सऊदी के पास तेल तो है लेकिन न्यूक्लियर नहीं, और पाकिस्तान इसे सऊदी को इंश्योरेंस की तरह दे सकता है। और सऊदी अरब ये भी जानता है कि उसने पाकिस्तान को इतना लोन दिया है कि पाकिस्तान चाह कर भी उसे ना नहीं कह पाएगा। दोनों देशों में पुराने मिलिट्री टाइज भी है, जैसे 1960 से पाकिस्तानी पायलट सऊदी एयरफोर्स को ट्रेनिंग देते हैं और 1982 के प्रोटोकॉल के तहत अब तक 8000 ज्यादा सऊदी पर्सनल ट्रेन हो चुके हैं। पाकिस्तान सऊदी को मैन पावर देता है और जरूरत पड़ने पर ट्रूप्स भेजता है। इसके अलावा हाल ही की इंडिया पाकिस्तान टेंशन जैसे 2019 की पुलवामा और गल्फ की अस्थिरता जैसे ईरान स्ट्राइक्स ने इन अलायंस को और भी जरूरी बना दिया। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत ने हमेशा संतुलित नीति अपनाई है। 1947 में यूएन में इजराइल के खिलाफ वोट दिया, 1974 में PLO को मान्यता दी और 1992 में इजराइल से पूरे राजनयिक संबंध बनाए। भारत आतंकवाद का विरोध करता है लेकिन नागरिकों की मौत पर चिंता भी जताता है। यही कारण है कि सऊदी और गल्फ कंट्रीज भारत को जिम्मेदार और स्थिर साझेदार मानते हैं। भले ही सऊदी ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता किया हो, लेकिन उसकी लॉन्ग टर्म जरूरतें भारत ही पूरी कर सकता है। पाकिस्तान की आर्थिक कमजोरी और आतंकी रिकॉर्ड उसे बड़ा नेता बनने से रोकते हैं, जबकि भारत आज एशिया और खाड़ी की राजनीति में भरोसेमंद शक्ति है। इसका मतलब है कि भारत को अपने रणनीतिक और आर्थिक फैसले और भी सावधानी से लेने होंगे। हालांकि सीधा सैन्य हमला अभी भी कम संभावना वाला है, क्योंकि भारत की ताकत बढ़ चुकी है। इजराइल से उसका अलायंस और डिफेंस अपग्रेड भी हुए हैं, जो पाकिस्तान और सऊदी के लिए चिंता का कारण है। ऐसे में अगर सऊदी और पाकिस्तान सीधे भारत पर हमला करते हैं तो इन दोनों देशों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे ये पैक्ट डिफेंसिव है, लेकिन अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। उस सिचुएशन में अमेरिका और क्वाड जैसे देश भारत को सपोर्ट करेंगे और भारत की मिसाइलें जवाब देंगी। तो अब सवाल ये है, क्या नया सऊदी पाकिस्तान पैक्ट सच में इस्लामिक नेटो बनकर भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती खड़ा करेगा, या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट और भारत की बढ़ती ताकत इसे सिर्फ एक दिखावटी गठबंधन बना देगी? आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और आपका कोई भी सजेशन जिससे मैं अपनी वीडियोस को और बेहतर बना सकता हूं, उसके बारे में फील फ्री टू राइट अ कमेंट ऑन दैट टू। टिल देन आपसे मुलाकात होगी अगले मुद्दे पे। तब तक के लिए नमस्कार, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुश रहें और अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू।